हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का तीसरा अध्याय NCERT प्लस में SCERT के कंबाइंड नोट्स को हम लोग देखेंगे। तीसरा अध्याय हमारा है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की जो गतियाँ हमारा घूर्णन गति है एवं परिक्रमण गति है, इनके क्या क्या प्रभाव हैं। इसके अलावा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि NCERT क्लासेज जो है आपके BPSC टीचर, इसके अलावा PCS एवं संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो है दो प्रकार की गतियाँ है। पृथ्वी जो है एक अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, इसके अलावा अपने अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है मात्र 24 घंटा में जो है अपने अक्ष पर जो है एक बार घूम जाता है। इसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसके अलावा जो है परिक्रमण गति है। तो परिक्रमण गति यानी कि सूर्य का जो चक्कर है वो लगभग 365 दिन 6 घंटा में जो है पूरा कर लेता है। इसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। अगला हमारा है कि पृथ्वी की गति या एवं दैनिक गति, यानी कि जो घूर्णन गति है उसे दैनिक गति भी हम लोग कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटा में पूरा कर लेता है। इसे ही पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होती है। तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है और घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। 24 घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है। जैसा कि ग्लोब के जैसा पृथ्वी घूमती है, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाता है। लेकिन पृथ्वी में ऐसी कोई छड़ी या रेखा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस प्रकार हम लोग ग्लोब को एक नमूना मानते हैं। तो ग्लोब भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला हमारा है कि पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष है जैसे कि चित्र के माध्यम से यह हो गया हमारा पृथ्वी और ये रहा आपका विषुवत और ये रहा आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ अपने अक्ष पर पृथ्वी। तो हम समझेंगे पृथ्वी का जो अक्ष होता है इससे जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो पृथ्वी का अक्ष होता है यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु का जो है अपने मस्तिष्क में मानचित्र बना लेते हैं उसी प्रकार जो है इसे माना गया है। यह जो है ऐसा पृथ्वी वास्तव में नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है। अब पृथ्वी का अक्ष दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये अक्ष हो गया तो ये उत्तरी ध्रुव और ये जो आपका साउथ पोल, ये दोनों से होकर जाता है। इसी के परितः जो है आपका घूर्णन गति करती है पृथ्वी। जैसा कि हम लोग ग्लोब को नचाएंगे तो जो हमारा छड़ होता है लोहा का, उसी के माध्यम से जो है ये परितः घूमता है। तो इसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी इसी अक्ष के परितः जो है घूमती है। इसके अलावा जो पृथ्वी का अक्ष है ये कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी कक्षा तल पर बने विषुवत रेखा पर कितना डिग्री झुका हुआ है, विषुवत रेखा पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो उसके लिए हम लोग आगे समझेंगे, यानी कि 66.5 डिग्री। अगला है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 65.5 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये वाला जो आपका रेखा दिख रहा है यह आपका क्या है? तो अक्ष है। यह जो है पृथ्वी के कक्षा तल से 65.5 डिग्री कोण बनाते हुए ये झुका हुआ है, जिसे हम पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। पृथ्वी के कक्षीय तल का मान जो होता है 66.5 डिग्री होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए जो पृथ्वी का कक्षीय तल है उस पर जो लंब डाला जाता है तो उसके बीच और आपके अक्ष के बीच जो है 23.5 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो हमारा जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये रहा आपके पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। तो कक्षीय समतल पर जो लंब डाला जाता है उसके माध्यम से हम लोग याद करते हैं। तो पृथ्वी जो हमारा जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसके अलावा हमारा है कि प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त। प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त ग्लोब पर दिन और रात को जो है विभाजित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ग्लोब पर देखिए, यहाँ पे हम सूर्य को लेते हैं तो यहाँ से अगर प्रकाश देते हैं तो ये वाले भाग में क्या होगा? दिन होगा और ये वाले भाग में होता है रात होगा। तो पृथ्वी के अक्ष
जो वृत्त का अक्ष के साथ होता है वो जो है एक दूसरे से जो है अब मिलता नहीं है, यानी कि अलग होता है। अगला हमारा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव, इनके घूर्णन गति से जो है या दैनिक गति के प्रभाव से क्या क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिन और रात होता है। दिन और रात जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करते हुए ये प्रतीत होते हैं। यहाँ से जो है दो आपका फैक्ट है। इसके अलावा प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी जो है आपका गोल है और अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करती है, यानी कि पृथ्वी जो है गोल है और अपने अक्ष पर यह घूर्णन करती है। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है ये घूमती है। अगला हमारा है आभासी गति। आभासी गति है, आभासी गति क्या होता है, तो ऐसा हमें लगता है कि जो आपका सूर्य है ये पूरब से निकलकर जो है पश्चिम की ओर आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह हमारी नज़रों का भ्रम होता है। ऐसे में जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगा रहा होता है और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सूर्य जो है पूरब से निकलकर जो है पश्चिम की ओर आ रहा है। तो इस गति को हम लोग बोलते हैं आभासी गति। तो यहाँ पे जो है जो हम लिखे हैं, मैंने बहुत संक्षिप्त बात में लिखा है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी गति करती है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और सूर्य पूरब से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है। इसी गति को हम लोग बोलते हैं आभासी गति। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी की वार्षिक गति से जो है आपकी ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति से आपके ऋतु परिवर्तन होने के देखने को मिलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटा में जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है लगाते हुए एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो इसके काल को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का वार्षिक गति, और इसे परिक्रमण गति भी कहते हैं वार्षिक गति को। अब देखिए यहाँ जो पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटा, तो 6 घंटा को अगर हम लोग 4 वर्षों में डिवाइड करें, एक वर्ष में 6 घंटा हो रहा है, दूसरे वर्ष में 6 घंटा, तो ऐसे करके जो है 4 वर्षों में जो है 6 घंटा प्रत्येक वर्ष से लिया जाए तो लगभग मिलाकर जो है ये 24 घंटा यानी कि एक दिन के बराबर हो जाता है। तो यही जो एक दिन होता है फरवरी के माह के आखिरी जो आपका तिथि आता है यानी 28 के बाद 29, उसमें हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं। तो कभी कभी आपको लीप ईयर में देखने को मिलता है कि फरवरी का जो आपका टोटल जो आपका दिनों की संख्या होती है उसमें 29 हो जाता है। ठीक, अगला इसमें हमारा पॉइंट है लीप ईयर। तो लीप ईयर में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है 366, यही जो है एक दिन आपका बढ़ जाता है। अगला हमारा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और दूसरा कारण है कि सूर्य के चारों ओर जो है ये परिक्रमा करती है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है औसतन 15 करोड़ किलोमीटर है। अब यहाँ से जो दो छोटे छोटे पॉइंट हैं कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट जो है किस तिथि को आता है, तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो है सूर्य को सर्वाधिक निकट आता है। इस दिन को हम लोग बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर कब जाता है, तो 4 जुलाई को जो है दूर जाता है। इस घटना को बोला जाता है ऑफशोर। अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। इसके फलस्वरूप वर्ष के 6 माह यानी कि वर्ष के आपके 6 माह जो है उत्तरी गोलार्ध में आपको या तो दिन देखने को मिलेगा, और इसके विपरीत अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो यहाँ पे सूर्य ताप अधिक होगा। तो सूर्य ताप जब अधिक होगा तो यहाँ पे आपको दिन देखने को मिलेगा, और जो आपके इसके विपरीत वाले यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको रात देखने को मिल सकता है। अगला हमारा है कि परिक्रमण में सभी स्थितियों में अक्ष समान रहता है। तो आइटम वाला सवाल में आ जाएगा कि परिक्रमण जो है सभी स्थितियों में जो है अक्ष जो है असमान रहता है या समांतर, तो समानांतर रहता है। ये जो है हमारा सही है। अगला है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे हम समझेंगे, यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया हमारा, ये रहा आपका सूर्य और ये रहा 21 जून की स्थिति। तो सबसे पहले हम 21 जून की स्थिति को समझेंगे, क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और तो इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं अपने समक्ष में रखकर। और दूसरा हमारा है 22 दिसंबर और आपका एक है 23 सितंबर और एक है आपका 21 मार्च। इसको एक साथ करेंगे और ये दोनों को जो है आपका 21 जून वाला और 22 दिसंबर वाला को अलग अलग हम देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि 21 जून को क्या होता है कि 21 जून को पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकते हुए ये सूर्य की ओर झुकी हुई है। और जब सूर्य की ओर झुकी हुई है तो हम मान लीजिए कि पृथ्वी को जो बीच वाला भाग है, बीच वाले 2 बड़ा भागों में बांटते हैं, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा।
और यहाँ से जो आपका अक्ष जा रहा है ये जो है कितना डिग्री बना रहा है, कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है तो जो आपका ये आपका जो कर्क रेखा है ये सूर्य के जो प्रकाश जब डायरेक्ट पड़ रहा है, और जब डायरेक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो है अत्यधिक समय तक जो है सूर्य की किरणें पड़ेगी। और जब अत्यधिक समय तक सूर्य की किरण रहेगा तो यहाँ पे ऊष्मा अधिक मात्रा में होगा। जब ऊष्मा अधिक मात्रा में होगा तो यहाँ पे हमें जो है गर्मी अधिक महसूस होगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम लोग जून महीना में देखते हैं बहुत कड़ाके की जो है यहाँ पे गर्मी देखने को मिलता है। कारण इसका यही है। तो आगे हम समझेंगे, तो चित्र के माध्यम से हो गया। आइए पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। अगला हमारा है कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश जो है लगातार 6 वर्षों तक पड़ता है, इसलिए यहाँ जो है 6 माह तक लगातार जो है दिन देखने को मिलता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो है लगातार 6 माह तक अंधेरा रहता है, यानी प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण जो है लगातार यहाँ 6 माह तक जो है आपको रात देखने को मिलता है। दिन और रात जो है सर्वत्र बराबर होते हैं, यानी कि दिन और रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट हो जाता है कि सबसे बड़ा दिन जो है किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। आगे समझेंगे क्यों होता है। अगला हमारा है कि जून की स्थिति। तो जून की स्थिति हम चित्र के माध्यम से देख चुके हैं, यहाँ भी छोटा सा चित्र बनाया गया है। तो इस समय क्या होता है कि 21 जून को पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुकी हुई होती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जब 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो सूर्य के ओर अधिकांश इसका जो भाग जो है झुका हुआ, यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ रहेगा। तो 21 जून को जो है पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से उत्तर में, यानी कि कर्क रेखा पर लगातार पड़ता है। जब लगातार पड़ेगा तो सूर्य क्या हो गया, सूर्य की अवधि में जो है लंबी वृद्धि होगी और बहुत देर तक जो है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहेगा। और जब बहुत देर तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है ताप जो है अधिक होगा। और जब ताप अधिक होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, हमारा गर्मी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग जो है भारत जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पे जून के महीना में जो है अधिक यहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलता है। कारण बस यही है। अगला हमारा है कि दक्षिण। अब इस चलते हैं, तो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध के बाद। अब चलते हैं इसके दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे पड़ रहा है अत्यधिक गर्मी। अब दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होगा, यहाँ पे पड़ेगा ठंडा, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि अलग अलग जो है ध्रुवों पर जो है उसके विपरीत जो है मौसम परिवर्तन रहता है, यह होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और जून में यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश आता है तो ये रहा आपका विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से होते हुए तिरछा यहाँ पे पड़ेगा। और जब तिरछा पड़ता है तो यहाँ पे जो जून में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। कारण क्या है, जब हमारा प्रकाश ही तिरछा आ रहा है और बहुत से भाग को ये गर्म नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है जाड़े का मौसम होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है या पड़ता है, जिसके कारण जो है हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। तो पूछ देगा ग्रीष्म संक्रांति जो है किस तिथि को होता है, तो 21 जून को आपको होता है। और ये सबसे लंबा दिन होता है और रातें जो है यहाँ पे सबसे छोटी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो हम चलते हैं अब 22 दिसंबर की स्थिति, यानी जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गति करते हुए दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हुए जो है अब यानी कि सूर्य के जो है विपरीत साइड में आ चुका है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका 21 जून का ये वाला हिस्सा था। 21 जून के बाद ये पढ़ेंगे हम लोग 23 सितंबर वाला। 23 सितंबर को जानेंगे एक साथ और 21 मार्च को भी जानेंगे एक साथ, क्योंकि ये सेम है। और तो 6 महीना बाद जो है पृथ्वी गति करता हुआ जो है इस समय जो है सूर्य का झुकाव जो है मतलब कि उल्टा है, दूसरे दिशा में है। तो 22 दिसंबर की स्थिति को देखते हैं। इस समय क्या होता है अपने भारत देश में 22 दिसंबर की स्थिति। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अब पृथ्वी का झुकाव जो है ऐसा है, सूर्य के जो है मतलब कि उल्टा हो गया है। पहले जो है इसके सूर्य की ओर झुका हुआ था, लेकिन अब जो है ऐसे झुका हुआ है, यानी कि उसके विपरीत साइड में झुका हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है तिरछी हो जाती है। सूर्य की किरणें जो है तिरछी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है दिन की जो अवधि होती है वो जो है छोटी होती है, लेकिन रात की अवधि जो है ये बड़ी हो जाती है। ठीक, जैसा कि हम भारत के समक्ष में समझें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ की दिसंबर के महीने में जो है यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर के महीने में यहाँ पे आपको देखते हैं कि जो है अधिक मात्रा में जो है जाड़ मिलता है, यानी कि ठंडे के दिन रहता है। कारण यही है कि यहाँ पे जो है दिन जो है आपका छोटा होता है और रात बड़ा होता है। कारण क्या है कि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे जो है तिरछी पड़ती है। ठीक, अगला हमारा है कि 22 दिसंबर की स्थिति मकर रेखा।
22 दिसंबर की स्थिति मकर रेखा जो है, मकर रेखा पर सूर्य के प्रकाश जो है सीधा पड़ता है। और जब सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ता है तो सूर्य का जो है इसे दक्षिणायन कहते हैं या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछेगा कि शीत संक्रांति कब होता है तो 22 दिसंबर को, ठीक, या ग्रीष्म संक्रांति कब होता है तो आपको 21 जून को याद रखना है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। इसके अलावा देखते हैं अब इसके विपरीत यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जो है अब डायरेक्ट पड़ेगा, ठीक, डायरेक्ट पड़ेगा यानी कि मकर रेखा पर जब अधिक समय तक पड़ेगा। और जब अधिक समय तक पड़ेगा तो वही दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। इसलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म में जो है ग्रीष्म पर्व मनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देखा जाए 25 दिसंबर को जो है यहाँ पे ठंडे की स्थिति होती है, क्योंकि हमारा जो देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में होने के नाते जो है यहाँ पे प्रकाश जो है बहुत कम यानी कि तिरछा जो है प्रवेश करता है। और जब तिरछा प्रवेश करता है तो हमारे यहाँ पे जो है ठंडे की स्थिति होती है। तो ये रहा आपके दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के सामने जो है आपका साउथ पोल होता है आधी परिक्रमा के बाद यानी 6 माह बाद। और वही है सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे मकर रेखा पर अधिक समय तक रहता है। और जब अधिक समय तक रहेगा तो दिन की जो अवधि होगी वो लंबी होगी, साथ ही साथ जो रात होगी वो छोटी होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है गर्मी होगा। तो इसलिए यहाँ से पॉइंट बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस पर्व जो है कब मनाया जाता है यानी किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वह आपके ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। वही पूछेगा भारत में, तो भारत में हम लोग मनाते हैं दिसंबर यानी कि ठंडे के दिनों में मनाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इसमें 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति। इस समय क्या होता है, तो इस समय देखिए पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत होता है। हमने देखा कि 21 जून को जो है पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर था। वही देखिए आपके 6 माह बाद, तो 6 माह बाद यानी कि 22 दिसंबर को जो है इसके विपरीत यानी जो है सूर्य के इस साइड झुका हुआ था 23.5 डिग्री। और इस समय क्या होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को, इस समय जो है पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत होता है। सूर्य के प्रकाश सभी अक्षांशों को बराबर भागों में बांटते हुए यानी कि काटते हुए जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है हम लोग बोलते हैं कि सम दिवारात्रि है। यानी कि इस समय क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सभी अक्षांशों को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। और जब 2 बराबर भागों में बांटेगी तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात की अवधि जो है आपके बराबर होंगे, तो जिसे हम लोग बोलते हैं समदिवारात्रि। क्या बोलते हैं, समदिवारात्रि। ये जो है 12 घंटा का जो है आपका दिन होगा सेम टू सेम और 12 घंटा का यहाँ जो है रात होगा। तो इस तिथि को बोलते हैं हम लोग समदिवारात्रि कहते हैं। तो समदिवारात्रि जो है कौन कौन से तिथि को होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है समदिवारात्रि आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी और ना ही आपको सर्दी देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम सितंबर की स्थिति को लेते हैं भारत में, तो भारत में सितंबर में क्या होता है जो है थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, यानी कि एक बार का देखा जाए तो शरद जो है ऋतु होता है। अब वही बात करते हैं 21 मार्च में, तो 21 मार्च में हम तुलना करते हैं तो 21 मार्च में हमारे यहाँ वसंत ऋतु होता है, ठीक, यानी जब पेड़ पौधे पर जो है नए नए पत्ते आ जाते हैं। इसके अलावा जो है फल फूल जो है उसमें लगने लगते हैं बसंत में। वही बात करते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया और ये आपका नीचे से ये बना दिए सूर्य। अब यहाँ से प्रकाश आएगा तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो डायरेक्ट इसका प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, आपके इक्वेटर पर रहा है, यानी कि भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है। जब भूमध्य रेखा पर पड़ेगा तो इसके पिछले वाले भाग में यानी कि आपकी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पे जो है बहुत मतलब तिरछा प्रवेश करेगा। जब तिरछा प्रवेश करेगा तो सितंबर की स्थिति में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा भारत में जो है आपका शरद ऋतु यानी थोड़े थोड़े जो है बारिश होता है। इसके अलावा जो है गर्मी का मौसम रहता है। और वही बात करते हैं 21 मार्च में, तो 21 मार्च में जो है उत्तरी गोलार्ध यानी अपने भारत में जो है वसंत ऋतु का समय होता है। तो सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पे जो है सीधा पड़ता है, जिसके कारण जो है ध्रुव की ओर जो है सूर्य जो है नहीं झुका रहता है। पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है सर्वत्र बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे के आपके दिन होंगे और 12 घंटे के आपके रात होंगे। यहाँ से 2 पॉइंट है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, और वही दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका शरद ऋतु। और वही बात करते हैं 23 सितंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु और आपके दक्षिणी गोलार्ध में जो है वसंत ऋतु। इसको हम भारत के समक्ष अध्ययन करेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा कि 21 मार्च को क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है भारत में। उसके विपरीत जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भारत नहीं है, ठीक। अब आते हैं 23 सितंबर को, तो इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, आपका शरद ऋतु होता है सितंबर में, यानी कि थोड़े थोड़े बारिश होगा और जो है आपको गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यार आपका नॉर्थ पोल, ये रहा आपका साउथ पोल। अगला इसमें हमारा है
उष्णकटिबंधीय पेटी। उष्णकटिबंधीय पेटी देखिए, इसको जो है मकर रेखा, भूमध्य रेखा और जो है आपके कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है 3 भागों में जैसे बांट के रखे हुए हैं, यानी 3 पेटियों में बांटा गया है। यहाँ से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश जो है आपके विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा है। तो आपको पता है कि जब तक जहाँ प्रकाश जो है अधिक समय तक रहता है, उस वाले क्षेत्र में जो है ऊष्मा भी अधिक होगा। तो ये जो आपके भूमध्य रेखा और इसके आधा मकर वाले और कर्क रेखा वाले जो बीच का भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पेटी। यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जो है लगातार सालों भर पड़ता है, लगातार सालों भर पड़ता है। जब लगातार सालों भर पड़ेगा तो यहाँ पे जो है अत्यधिक मात्रा में जो है गर्मी देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग जो है काले काले होंगे। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा है शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी जो है, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है और किरणों का जो है फैलाव हो जाता है। जब किरणों का फैलाव हो जाएगा तो यहाँ पे जो है गर्मी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पेटी। और तीसरा पेटी है शीत कटिबंधीय पेटी। शीत कटिबंधीय पेटी क्या होता है कि इस समय जो है सूर्य का प्रकाश जो है और अत्यधिक मात्रा में जो है तिरछा हो जाता है। जब अत्यधिक मात्रा में तिरछा हो जाता है यानी कि ध्रुव की ओर जाने लगता है, तो इस समय क्या होता है कि सूर्य किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती है और 6 माह दिन होने के बावजूद भी यहाँ के धरातल को ये गर्म नहीं कर पाती है सूर्य की किरणें, जिसके कारण यहाँ पे जो है लगातार 6 वर्ष भर जो है यहाँ पे बर्फ जो है आपके जमी रहती है। तो ये रहा आपके 3 पेटी। और यहाँ पे आपके जैसे कि पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार उसे आवश्यक देखें और उसे पेन डाउन करने का प्रयास जरूर करें। अगला हमारा इसमें अब कर्क वृत्त, इसके अलावा विषुवत वृत्त क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को अगर हम मान लीजिए कोई गोला है, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो एक ऊपर वाला भाग आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और इसमें से एक भाग को हम ले लेते हैं। ठीक, एक भाग को ले लिए, इसमें से मान लीजिए आपका दक्षिणी गोलार्ध ले लिए। तो इसमें देखिए, इसको भी हम 3 वर्ग में बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक बांट दिए, यानी कि 23.5 डिग्री हो गया। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका वो मकर वृत्त कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार 66.5 डिग्री जो बांटेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और जो आपके ऊपर यहाँ पे आपको एक बिंदु के समक्ष जो हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो जो आपके बीच वाला भाग है इसे इक्वेटर ही जो है आपके पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, यानी कि साउथ पोल और जो है आपका नॉर्थ पोल। तो ये आपका रहा 23.5 डिग्री जो है आपका उत्तरी अक्षांश और आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंधीय और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं उष्ण समशीतोष्ण कटिबंधीय। इसे कर्क वृत्त के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। ये जो है आपकी SCERT बुक में एक परियोजना के तहत दिया गया है, पता करने के लिए दिया गया है। तो जो आपकी विषुवत रेखा है यह 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो है आपके 13 देशों से गुजरती है। इसके अलावा 3 महाद्वीपों या 3 महादेशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से 3 महाद्वीप हैं? एक हमारा जो है आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और दूसरा हमारा एशिया हो गया। अब इसमें से जो 13 जो देश हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका से जो है 3 देश हो, यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया और जो है आपका ब्राज़ील। वही बात करते हैं अफ्रीका में, तो जो है गैबन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया। इसके अलावा एशिया में देखते हैं तो मालदीव, इंडोनेशिया और आपके किरिबाती, साओटोम और आपके प्रिंसिप, ये जो है आपके 4 जो है एशिया के देश हैं। यानी टोटल जो है विषुवत रेखा पर जो है आपके 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 और 3 जो है आपके महाद्वीप यानी कि महादेश हैं। कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपके एशिया। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा और इसे पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ इससे सहायता मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।